सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आनंद यादव द्वारा रचित पाठ जूझ। सबसे पहले हम लेखक का जीवन परिचय देखें। आनंद यादव का जन्म सन 1935 में कागल, महाराष्ट्र में हुआ था। उनका पूरा नाम आनंद रतन यादव पाठकों के बीच आनंद यादव के नाम से परिचित हैं। डॉक्टर आनंद रतन यादव मराठी भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं। इनके द्वारा रचित एक उपन्यास झोबी के लिए उन्हें सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जूझ इनका बहुचर्चित उपन्यास है जो आत्मकथात्मक है और यह मराठी भाषा में लिखी गई है तथा इसका हिंदी अनुवाद केशव प्रथम वीर ने किया है। आइए बच्चों, अब हम पाठ का अध्ययन करेंगे। जूझ। जूझ का अर्थ होता है संघर्ष करना, जूझना। अर्थात लेखक के स्वयं के जीवन के बारे में यहाँ बताया गया है कि किस तरह से एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखने के कारण लेखक को पढ़ाई तथा कई अन्य बातों के लिए उसे अपने बचपन में ही किशोरावस्था में जूझना पड़ा। पाठ की शुरुआत कुछ इस तरह से हो रही है। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊंगा। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा। इस पहले पैराग्राफ में आप देख रहे हैं कि किस तरह से लेखक ने अपने मन के भावों को व्यक्त किया है। उसे पढ़ने जाने का मन करता है, लेकिन उसके पिता ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी है ताकि वह अपने घर के कामों में हाथ बटा सके। लेखक जानता था कि वह खेती में जन्म भर काम करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। एक दिन उचित अवसर देख करके लेखक अपनी माँ से अपनी पढ़ाई की बात करता है। माँ उससे कहती है कि अगर मैं तेरे पिता से पढ़ाई के बारे में बात करूँगी तो वो कभी भी तैयार नहीं होंगे। लेखक ने अपनी माँ को सुझाव दिया कि वह दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में बात करें, और माँ को यह प्रस्ताव अच्छा लगा और दोनों ही रात को दत्ताजी राव सरकार के पास चले गए। माँ और बेटे दोनों ने ही दत्ताजी राव से पढ़ाई के बारे में बात की। तब राव ने लेखक से कहा, घर आते ही अपने पिता को मेरे पास भेज देना और कुछ समय बाद तुम भी कोई बहाना बनाकर आ जाना। दत्ताजी राव लेखक के पिता से उसके पढ़ाई के बारे में बात की। लेखक के पिता भी तैयार हो गए, पर उन्होंने पाठशाला भेजने के लिए कुछ शर्तें रखी। उन्होंने कहा कि घर के सारे काम काज करके ही वह स्कूल जाएगा। लेखक घर के सारे काम काज निपटाकर स्कूल जाने लगा। लेखक 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगा। वहाँ गली के 2 लड़कों के अतिरिक्त सभी अपरिचित थे। सभी लड़के लेखक से कम उम्र के थे। लेखक बाहरी अपरिचित के समान बेंच के एक कोने पर बैठा। कक्षा के कुछ शरारती लड़कों ने लेखक की खिल्ली उड़ाई। उसका गमछा छीनकर मास्टर की मेज पर रख दिया। पाठशाला के बच्चे तरह तरह से लेखक को परेशान करते थे। इस दशा को देख करके लेखक घबराने लगा। उसका मन उदास होने लगा, पर लेखक ने पाठशाला जाना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। वसंत पाटिल लेखक से आयु में छोटा था, किंतु पढ़ने में बहुत होशियार था। वह कक्षा का मॉनिटर था, स्वभाव से शांत था और इसका लेखक पर प्रभाव पड़ा। वह भी उसके समान मन लगा करके पढ़ाई करने लगा। मास्टर जी भी लेखक के इस कार्य से प्रसन्न होकर उसे आनंदा नाम लेकर पुकारने
लगे। मास्टर के अपनेपन और बसंता की मित्रता के कारण उसका पाठशाला में मन लगने लगा। लेखक अब पहली बेंच पर बैठता था। कक्षा में उसका सम्मान था। वह हमेशा कुछ न कुछ पढ़ता रहता था। मन की एकाग्रता के कारण गणित समझ में आने लगा। बसंत पाटिल के समान लेखक भी लड़कों के सवाल जांचने लगा और इस तरह से उसकी दोस्ती बसंत से हो गई थी। मास्टर सौंदलगेकर मराठी के अध्यापक थे। वे बहुत तन्मय होकर पढ़ाते थे। उन्हें मराठी और अंग्रेजी की बहुत कविताएं कंठस्थ थी। उनका गला सुरीला था, छंद और लय का ज्ञान था। वे कविता के साथ ऐसे जुड़ते कि अभिनय करके भावबोध कराते। वे स्वयं भी कविता करते थे। कभी कभी कक्षा में अपनी कविता सुना भी देते थे और लेखक को इसका बहुत प्रभाव पड़ा। लेखक जब भी अपने खेत में पानी लगाता या ढोर चराता, तब वह एकांत में कविताओं को मास्टर के हाव भाव, गति, यति, आरोह अवरोह के अनुसार गाता, मास्टर की तरह अभिनय करता। उसी समय उसे अनुभव किया कि मास्टर की तरह अन्य कविताएं भी पढ़ी जा सकती हैं। इन कविताओं का लेखक पर यह प्रभाव हुआ कि अब उसे पानी लगाते या ढोर चराते हुए अकेलापन महसूस नहीं होता था। लेखक अब अपने आप में मस्त रहने लगा। उसे एकांत अच्छा लगने लगा। ऊंची आवाज़ में कविता गाता, अभिनय करता और कभी कभी तो वह नाचने भी लगता था। इससे लेखक को लगा कि मैं भी अपने खेतों, गांव, लोगों पर कविता लिख सकता हूँ। और अब लेखक खेतों में काम करते हुए, भैंस चराते हुए तुकबंदी करने लगा। वह कविता को गुनगुनाता, अपने मास्टर जी को दिखाता और कई बार वह अपने पास कागज़, पेंसिल भी रखा होता। अगर वह नहीं मिलता तो कंकड़, पत्थर से और कई बार भैंस की पीठ पर भी वह लिख लेता था। कंठस्थ होने पर वह उसे पोंछ देता था। मास्टर जी उसे कविता करने के अनेक तरीके सिखाए। इस प्रकार लेखक को मास्टर की निकटता तो मिलती ही थी, उसकी मराठी भाषा भी सुधरने लगी। शब्द का महत्व समझ में आया। शब्दों का नशा चढ़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। प्रश्न अभ्यास। जो शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए स्पष्ट करें, क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। इस पाठ में लेखक स्वयं कथानायक है और पूरी कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। लेखक जीवन भर संघर्ष करते रहे पाठशाला जाने के लिए। पाठशाला पहुँच कर के वहाँ पर भी कई प्रकार की परेशानी उन्हें हो रही थी।